नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो रिफ्रैक्शन के कोर कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए थे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख ली और ग्लास स्लैब में हमने रिफ्रैक्शन देख लिया है। नाउ वी आर मूविंग अहेड। What does it mean by law of reversibility? So law of reversibility: if a light ray suffers रिफ्लेक्शन, बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हों एंड रिफ्रैक्शन भी हो जाए, ये है, एंड इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, देन इट retraces its path, मान लें कि जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से लाइट सफ़र कर रही है, तो सबसे नीचे आप क्या ले लें, डायमंड ले लें, डायमंड हीरे का कोई चीज़ ले लें, फिर उसके ऊपर ग्लास ले लें, फिर उसके ऊपर पानी भर दें, फिर हवा आने दें। तो इस तरीके से अगर लाइट इस पर गिरती है, तो मान लीजिए ये लाइट इस पर ऐसे फॉल डाउन हो रही है, ये लाइट आ रही है, तो इसको जाना चाहिए इधर। ये एयर है, ये वाटर है, ये ग्लास है और ये डायमंड है। तो ये इधर नहीं जाएगी, इस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये अपने पाथ से अंदर दब जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं इधर आ जाएगी। तो ओरिजिनल पाथ से अंदर आ गई, इस तरीके से आ रही। अब देखिए कि ये लाइट रे आ रही थी, तो अब वाटर से ज़्यादा डेंसर ग्लास है। क्यों ग्लास वाटर से अंदर है? क्योंकि इसमें 1.33 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका 1.5 है, और एयर का 1.0003 है, या 27 लिखें, प्रिसाइजली लिखें, और इसका तो सबसे ज़्यादा है 2.42। तो जब डेंसर और और डेंसर और और डेंसर में जाएगी तो लाइट दबती चली जाएगी। वैसे इसे इस रास्ते जाना चाहिए था, अब जा रही थी, अगर वाटर में मुड़ गई थी फिर, लेकिन आगे तो ऐसे जाना चाहिए था, तो वहाँ नहीं जाएगी, अब ये दब जाएगी। सो इट विल बेंड फ्रॉम इट्स पाथ, तो ये ऐसे हो गई, दब गई, क्योंकि अपने रास्ते में जाके जाना ऐसे चाहिए था, फिर ऐसे चली गई। फिर अब डायमंड और डेंसर है, तो डायमंड में भी ये करो, तो डायमंड में ये और दब जाएगी। जहां भी इसको जाना चाहिए, जाना इसको कहाँ चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये जाएगी तो ऐसे जाएगी और दब गई, यानी ये दबती चली गई। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि जैसे जैसे वो मीडियम बदल रही है, तो वो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से अंदर दबती जा रही है नॉर्मल की ओर। फिर अब इसके बाद जब ये फिर से खुल जाएगी, एयर में आएगी, तो एयर में आएगी तो जो इसका ओरिजिनल पाथ था वो कहाँ था, ओरिजिनली जाती तो ये ऐसे जाती, ओरिजिनल तो जा नहीं पाई, जाती तो ऐसे जाती, ये रास्ता था इसका जाने का। तो लेकिन निकलने के बाद जाएगी तो ये ऐसे जाएगी,
ये जाएगी, लेकिन हमने इसके रास्ते पे मिरर लगा दिया है तो ये सफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो मिरर लगा देने के बाद ये जितना इसका परपेंडिकुलर है फिर वहां से ये ऐसे गई ये। तो मेरा कहने का मतलब है इसने मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखा। लेकिन अगर मैं यहाँ एक छोटी सी स्लिट है यानी विंडो है जिससे ये लाइट आ रही है, और मैं अगर इसका उल्टा रास्ता कर दूं, जहां हमको मिल रही है वहीं से लेजर बीम डालना शुरू कर दूं, तो इसी विंडो से वापस चली जाएगी। तो दिस इज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो अपना वो पाथ नहीं छोड़ती जिस रास्ते से आ रही। द पाथ ट्रेस्ड बाय लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायरेक्शन। पाथ ट्रेस्ड बाय लाइट, path traced by light during multiple reflection and refraction and refraction is independent of direction। अगर डेंसर से रेयर में चली गई तो उसको खोल देना, यानी यही काम करना। मैं तो डेंसर और डेंसर लेता गया, और अगर डेंसर से रेयर गई तो खोल देना, और डेंसर फिर रेयर से डेंसर में आया तो दबा देना। ऐसा काम आपको करना है ना। अब देखिए, आपसे कहा गया है कि prove that emergent ray is parallel to incident ray after refraction through a rectangular glass slab। So emergent ray remains parallel to incident ray after refraction through rectangular glass slab। ऐसे कहा गया है कि इमर्जेंट रे पैरेलल बनी रहती है। Now, take a rectangular glass slab and this ray is falling as emergent ray। तो ये नॉर्मल से इधर आ गई, यहाँ फिर से नॉर्मल ड्रॉ करिए और फिर ये ऐसे निकल गई। सो ये रे अगर जाती और इसके रास्ते में कुछ ना होता तो ये ऐसे चली जाती। सो दिस इज द रे। नाउ ये ऐसे होती। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो इमर्जेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है तो ये दोनों पैरेलल हैं। जहाँ पर ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये एंगल आर है, तो आप इसे कुछ भी ले सकते हैं, दैट इज I1 ले सकते हैं एंड दिस इज E, इमर्जेंट रे। तो अब देखिए ए बी सी डी और साथ में इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉन है, सो एम एन क्यू आर। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पैरेलल साइड्स आर आल्सो पैरेलल, तो ये नॉर्मल्स भी पैरेलल हुए। दिस implies एम एन is parallel to QR as perpendicular drawn on parallel sides are also parallel।
जैसे आपकी मैथ की बुक में बहुत सारे ऐसे लाइन होते हैं और उन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाता है तो वो भी पैरेलल ही होंगे। सो परपेंडिकुलर ड्रॉन कॉपी में ऐसा, नोटबुक में ऐसा होता है। तो अब ये अगर पैरेलल हैं सो R इज इक्वल्स टू I1, दिस एम्प्लाइज R इज इक्वल्स टू I1, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ अब अगर 1 से ये 2 मीडियम में जा रही है तो हम कह सकते हैं कि 1 से 2 मीडियम में अगर जा रही तो ये कहा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू 1 से 2 में गई, 2 से 1 में गई, तो जिसमें जाती है उसको पहले लिखा जाता है इट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फर्स्ट वन अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ये हो गया। और अब ये 2 से फिर से 1 में जा रही है तो अब वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1/2, क्योंकि जिसमें जा रही है तो जा तो 1 में रही है ना, इसमें 2 में जा रही थी 1 से 2 में, तो 2 का 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 1 का 2 में, तो जिससे जिसमें जा रही है तो अब यहाँ पर 1 में जा रही है तो 1 का निकालो, 2 में जा रही तो 2 का निकालो, 1 में जा रही तो दैट इज साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल E, ऐसा भी हो सकता है। और यदि अगर आपको ऐसा न करना हो तो हमने आपको दूसरा भी फार्मूला बताया है कि जो मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी के एंगल का प्रोडक्ट, तो एक ये भी तरीका है। ये तो हमने ये चीजें बता दी और फिर आप एक तरह से देख लें, फिर हम दूसरी तरीके से बता दें। तो N21 क्या होता है? N21 इज N2/N1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड बाई 1 इज साइन I बाई साइन R, और ये क्या होगा N1/N2, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो refractive index of 1 with respect to 2 is the ratio of absolute refractive index of first to second. It is sin I1 upon sin E। इसको पलट दो तो फिर दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। N2/N1 is sin E by sin I1, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये तो फर्स्ट थी ही, इसको पलट दिया तो सेकंड हो गई। यहाँ N2/N1 है, यहाँ भी N2/N1 है, तो इसका राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड देख लें कि इक्वल होगा। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, वन एंड 2 को कंपेयर करो तो दैट इज साइन I बाई साइन R इज साइन E बाई साइन I1, ऐसा हो गया। लेकिन R और I1 तो इक्वल हैं, यदि R और I1 इक्वल हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हुए, बट R इज इक्वल्स टू I1 तो उनके साइन भी इक्वल होंगे। भाई साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30, जो एंगल होता है इक्वल उसका साइन भी इक्वल होगा। सो साइन R इज इक्वल्स टू साइन I1। सो इसलिए इन दोनों में डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। सो इन दिस इक्वेशन, इन एबव इक्वेशन, तो आप ऐसा करें कि साइन I बाई साइन R तो लिखा ही है, सो पुट द वैल्यू इन एबव इक्वेशन, तो उस वैल्यू को एबव इक्वेशन रख दें तो साइन E अपॉन साइन R, यहाँ भी साइन R लिख लें, I1 की जगह R लिख लें क्योंकि इक्वल है। तो इक्वल होने की वजह से हमने यहाँ ये लिख लिया, और ये फिर कैंसिल कर लें
तो साइन आई इज इक्वल्स टू साइन ई, तो आई इज इक्वल्स टू ई, आई और इक्वल हो गए। तो आई और इक्वल हो गए, तो अब जरा यहाँ पे देखो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, एक परपेंडिकुलर यहाँ, एक परपेंडिकुलर है, तो ये आई एंगल है। तो अगर ये आई एंगल है, दो लाइन ऐसे जा रही हैं और ऐसे कट कर रही हैं, ये तो है ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल, तो मान लीजिए ये एंगल है, अब ये किसके इक्वल होगा? ये एंगल होगा इस चीज के इक्वल होगा, अगर इस चीज को यहां बढ़ाया जाए, क्योंकि एक लाइन, अब यहां पर देखिए, इसको और इसको आप ऐसा ले लें कि इन दोनों लाइन को लें, ये दोनों नॉर्मल है, ये और ये। सो इन दोनों को नॉर्मल को लिया जाए और ये लाइन आ रही है। हाँ, तो अब इसमें ये एंगल कौन सा है? दिस इज आई, तो ये किसके इक्वल हुआ? इसके इक्वल हो गया, ये भी आई है, तो यहाँ पर इसे आई लिख दें, क्योंकि ये और ये दोनों एक तरीके से बाहर के एंगल हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो आई ये है, ये दोनों लाइन हमने ली हैं, एम एन और दैट इज ये बी डी, एम एन और बी डी ली, और ये ट्रांसवर्सल है। तो आई इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो ये इसके इक्वल हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ई और आई इक्वल है, बट ई एंड आई आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो अब जरा देखें हियर, बट E and I are corresponding angles। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हो गया, क्योंकि ये E है, ये I है, तो ये करस्पॉन्डिंग हो गया। और बाकी आप ये लिख सकते हैं, इनका नाम कुछ लिखना चाहें तो पता चल जाए। अब MN है, QR है, ABCD, E और F लिख लें। सो EDF इज I। तो EDF I क्यों है? बिकॉज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बट एंगल EDF वो I दिया है, ऊपर हमने उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया है, दैट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इसलिए ये हो गया। बट E and I are corresponding angles, so emergent ray is parallel to incident ray। Emergent ray is parallel to इंसिडेंट रे, इसलिए उसके पैरेलल हो गई, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो इमर्जेंट रे और ये दोनों इक्वल होंगी इंसिडेंट रे। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूव स्नेल्स लॉ, स्टेट एंड प्रूव स्नेल्स लॉ, स्टेट एंड प्रूव स्नेल्स लॉ। So the ratio of sine of angle of incidence to ratio of the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of reflection is, ये दोनों क्या हैं? कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम। ये जो भी है कांस्टेंट है, एंड फॉर ए गिवन कलर
जो भी एक लाइट लेनी है, गिवन कलर, वॉयलेट लेनी है चाहे रेड लेनी, कुछ भी हो, किसी एक कलर के लिए। तो ये बात कही गई है कि N21 जिस मीडियम से लाइट चली और जिस मीडियम में पहुंची, तो दो मीडियम है, एक मीडियम से लाइट चली और एक मीडियम में पहुंची, तो ऐसा है। देखिए, तो उस मीडियम को पहला मीडियम कहते हैं जिससे लाइट चली, और जिसमें पहुंची उसे दूसरा मीडियम कहते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये है इंटरफेस, और इंटरफेस है, इंटरफेस में एक रे आ रही है, दिस रे इज कमिंग। तो हमने आपको बताया था कि इंटरफेस में अगर रे आ रही है और ग्रुप ऑफ रेज अगर आ रही हैं तो उनको हम बीम कहेंगे, और फिर ये बेंड कर जाएगी। अगर मान लीजिए मीडियम डेंसर है तो ये बेंड कर गई। ये सारी की सारी लाइट जो भी ग्रुप ऑफ रेज हैं, या इन्हें आप बीम भी कह सकते हैं, तो बेंड कर गई। ऐसे ये हमने वीडियो में भी आपको दिखाया है। तो जो वेव फ्रंट होता है, क्योंकि लाइट एक वेव है, तो यहाँ तक सैनिक लगेंगे बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं। यहाँ सिंक्रोनाइजन टूटता हुआ लगेगा जब टुकड़ी मुड़ेगी, क्योंकि यहीं पे कदम ताल करेगा और ये बढ़ जाएगा तेजी से। तो क्योंकि उसे रेयरर मीडियम में चलना है, तो यहाँ ऐसे फिर से एक 90 डिग्री एंगल बना लीजिए, फिर यहाँ से फिर से एक साथ फेज में आ जाएंगे और फिर से टुकड़ी आगे बढ़ जाएगी दूसरे मीडियम में। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाते हैं तो मीडियम में जो रेयरर मीडियम है, ज़्यादा डिस्टेंस कोई चल लेगा उसी टाइम में, तो टी टाइम में ये जितनी डिस्टेंस चलेगा उसी टी टाइम में, ये भी टी टाइम ही ले रहा है, टी सेकेंड, लेकिन इसमें ये ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा। ये है रेयरर मीडियम। मान लीजिए ये एयर है और ये ग्लास है, एक ऐसा माना जा सकता है। तो इसमें इसकी स्पीड, जो फर्स्ट मीडियम है और ये जो सेकंड मीडियम है, तो इसमें बीम्स आ रही हैं। तो टी टाइम में अगर मान लीजिए एयर में इसकी स्पीड v1 है, लाइट की स्पीड, और इसमें इसकी स्पीड v2 है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा? v1t, क्योंकि उस टी टाइम में, और ये तो चला गया रेत में, ग्लास में चला गया, तो ये v2t, उसी टी टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसी टी टाइम में इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो अब यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर डाल दें, तो परपेंडिकुलर डालने से, जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, अच्छा यहाँ ये एंगल तो 90 है क्योंकि सब एक फेज में आ रही हैं, यहाँ तक एक फेज है, फिर यहाँ से फिर से वही फेज है। फेज का मतलब कि जैसे कोई भी रे एक साथ आती है, तो एक फेज का मतलब यहाँ तक सबका एक जैसा वेव का नेचर होगा। ये जैसे ये, तो जो भी वेव का नेचर होगा ये एक जैसा होगा, इसको कहते हैं सेम फेज। तो वही चीज हम देखते हैं कि सारे सैनिक एक साथ हाथ हिला रहे हैं, तो वो हम मानते हैं कोई टुकड़ी है कि एक फेज में है, तो वेव उसी लिए कोहेरेंट कही जाती है। अब जरा देखो, ये एंगल हो गया आई, लेकिन ये 90 डिग्री है क्योंकि वेव फ्रंट के साथ वो 90 डिग्री है, तो ये 90 है, तो ये फिर से आई हो गया। क्यों आई हो गया? क्योंकि आई प्लस थीटा यहाँ से भी 90 और दिस इज ऑल्सो 90, ये भी तो एक परपेंडिकुलर ही है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो आई प्लस थीटा इधर से भी बन रहा है, आई प्लस थीटा इधर से भी बन रहा है। तो अगर हम इसे x और y लिख लें तो x प्लस थीटा इज y प्लस थीटा, और दोनों 90 हैं, तो ये दोनों सेम हो गए। वैसे भी अगर कोई एंगल है ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल अगर मान लीजिए ये है, ये देखिए, तो इसको जितना यहाँ चलाओगे उतना यहाँ पीछे एंगल रेज हो जाएगा। तो मान लीजिए ये दोनों परपेंडिकुलर थे और मैंने इसको इधर कर दिया,
तो ये एंगल यहाँ जितना जनरेट हुआ है उतना पीछे खुल गया, तो वही रे ऐसी हो गई तो पीछे खुल गया एंगल, यहाँ जनरेट हो गया, वरना है तो ये भी 90 डिग्री। तो इस तरीके से आई और आई हो गया। ये एंगल आर है, ये आई, तो ये कितना हुआ आर, तो इसके आर होने से ये आर हो गया। लेकिन ये कितना है बताइए, ये एंगल, तो अगर 90 माइनस आर हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस आर, और ये तो 90 है, ये आर, ये 90 माइनस आर, तो ये फिर से ये आर, तो ये एंगल हो गया आर। इसके आर होने से ये, जैसे कोई चीज़ सीधी रखी हो यहाँ मोड़ दो तो ये एंगल जितना इधर जनरेट होगा उतना खुल जाएगा। ऐसे रखी थी सीधी, और सीधी रखी हुई चीज़ को आप सोचो कि हम ऐसे चलाएं तो जितना ये ऐसे चलेगी तो उधर एंगल खुल जाएगा, और इधर इधर उतना इधर भी खुलेगा। दोनों चला रहे हैं 90, तो ऐसे चलाया तो यहाँ ये एंगल खुला और उधर ये एंगल खुला, तो उधर ये खुला इधर ये खुला, है 90। तो वो चीज़ समझ लो, सीधी रख दो मोड़ दो, इसी को उसी पे रख दो मोड़ दो, तो जिधर मोड़ोगे जो ये एंगल होगा वो ये होगा, जितना मोड़ोगे। एक किस्म जो ब्लॉक है लकड़ी का। अब ये आई हो गया, ये आर हो गया। अब हमारे पास देयर आर डिफरेंट साइड्स। जरा देखो ये 90 डिग्री है, तो साइन आई इज, ये चीज आई एंगल है, तो इस आई एंगल के लिए ये, नाउ आई एंगल के लिए साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, और बाई हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बताओ साइन आई क्या हुआ, साइन आई इज इक्वल्स टू, तो प्रूफ देखिए, तो साइन आई क्या है, साइन आई तो निकाला जा सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। तो जब ऑब्जर्वर यहां खड़ा होगा तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो V1T, और हाइपोटेनियस क्या है, इन लाइंस को आप ए भी ले लें, ए और बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन ए बी के बारे में कुछ नहीं पता, बस ए बी लिखें। और इसी तरीके से साइन आर देखो, तो साइन आर देखोगे तो ये जो छोटी सी लेंथ चली गई है यही तो V2T है। ये पहली वाली एक्सट्रीम रे ने इतनी डिस्टेंस चली, क्योंकि वो रेत में चल रहा था, यही है V2T, ये वाली डिस्टेंस जो चली गई है ये वाली। तो ये एंगल ले रहे हो तो सामने हुआ परपेंडिकुलर, तो साइन आर क्या हुआ, V2T, क्योंकि t समय में v2 वेलोसिटी से ये डिस्टेंस चली गई, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, और t समय में v1 वेलोसिटी से ये डिस्टेंस चली गई, तो ये v1 इनटू टी, दोनों चीजें हमने ले ली। तो दिस इज साइन आर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इसके लिए भी ए बी ही रहा। और अगर इन दोनों को हमने आपस में डिवाइड कर दिया तो ये और ये कट जाएगा, तो बताओ साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, इट इज V1 बाई V2, तो इट इज V1 बाई V2 हो जाएगा। अब जरा देखें कि ये है नाउ साइन आई बाई आर इज V1 बाई V2, साइन आई बाई साइन आर इज V1 बाई V2, लेकिन V1 बाई V2 क्या होता है, सो वी शुड सी V1 बाई V2 क्या है, दैट इज इक्वल्स टू n21, इट इज इक्वल्स टू n21। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं कि n21, तो इट प्रूव्स द स्नेल्स लॉ, क्योंकि ये तो हमको पता है कि इसके इक्वल रेशो होता है, एंड वी हैव सीन ऑल अबाउट इट। तो इसलिए ये जो रेशो हो गया साइन आई बाई आर, इट इज इक्वल्स टू n21, दिस प्रूव्स द स्नेल्स लॉ।
तो ये चीज यहां प्रूव हो गई. सो इन दिस वे वी हैव एस्टेब्लिश्ड द स्नेल्स लॉ. नाउ we will move towards the refraction by spherical lenses. So spherical lenses से कैसे रिफ्रैक्शन होता है? Refraction through spherical lenses. लेंस क्या होता है? एनी ट्रांसपेरेंट सरफेस, एनी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग वेरिएबल थिकनेस विच इज एबल टू फॉर्म इमेज इज कॉल्ड लेंस. तो जिससे इमेज बनाई जा सके उसको हम क्या कहेंगे? लेंस. नाउ सो ये बात हम लिख लें. एनी ट्रांसपेरेंट piece of object which is able to form इमेज, जिससे कोई भी इमेज बन सके उसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड लेंस. कॉल्ड लेंस विच इज एबल टू, विच इनेबल्स अस टू फॉर्म इमेज इज कॉल्ड लेंस. इट हैज वेरिएबल थिकनेस. तो उसमें वेरिएबल थिकनेस होती है. इट हैज वेरिएबल थिकनेस. ऐसा होता है. लेंस दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो स्फेरिकल लेंस हो सकते हैं और दूसरा हो सकता है सिलिंड्रिकल. सो ऐसे लेंस, दोज लेंस हुज one or both the refracting surfaces are part of a sphere, whose one or both refracting surfaces are, जिसकी जो भी वन भी हो सकती है दूसरी भी, आर स्फेरिकल इन नेचर. इन नेचर तो उसको स्फेरिकल लेंस कहेंगे. जैसे कि ये एक ग्लास स्फीयर है. तो अब अगर ये ग्लास स्फीयर है तो इसको अगर हम यहाँ से कट कर दें तो एक पोर्शन अगर कट कर दें तो लेंस बन जाए. ऐसे कट करते चले जाओ तो इसको इसमें कट करते चले जाओगे तो बहुत सारे लेंस बन जाएंगे. जिसकी एक सरफेस स्फेरिकल हो तो उसको हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल लेंस कहेंगे. ये चीज तो इसी स्फीयर से हम लेंस बना सकते हैं. नाउ सिलिंड्रिकल लेंस क्या होता है? हुज वन सरफेस इज प्लेनर एंड अदर इज ए पार्ट ऑफ सिलेंडर. ऐसा तो इसकी सरफेस सिलिंड्रिकल होगी. ये सिलेंड्रिकल होगा. अब जरा देखें, स्फेरिकल लेंस दो तरीके के हो सकते हैं. एक होता है कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव. कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? दोज लेंस विच आर हैविंग, जो बीच में कैसे हों, ये बीच में पतले हैं, बीच में दे आर कर्व्ड इन,
बल्ज्ड आउट नहीं है, कर्व्ड इन है। किनारे मोटे हैं और बीच में देखोगे तो बहुत पतले हैं, तो काफी पतले हैं। सो इट इज वेरी शैलो, बीच में इसमें से ग्लास निकाल दिया गया, तो ये कॉनकेव हो गया। सो इसका अगर हम देखें तो कॉनकेव है। और कॉन्वेक्स कैसा होगा, ये बीच में उठा हुआ होगा। तो इन दोनों में फर्क है कि बीच में ये उठा हुआ है और बीच में ये दबा हुआ है। तो इसमें ये आप देख लें, बीच में आपको लग भी रहा होगा कि दोनों तरफ की सरफेस आउट है, तो ये बल्ज्ड आउट है। तो कॉन्वेक्स हो गया और कॉनकेव हो गया। सो रिम पर क्या होती हैं जो कॉन्वेक्स हैं, दे आर थिनर एंड एट द सेंटर दे आर थिकर। सो थिकर एट सेंटर एंड थिन एट रिम, thicker at towards center and thinner at rim। जबकि इसमें क्या है, thinner at center and thicker at rim। इसकी रिम देख लो कितनी मोटी है और इसकी रिम देख लो कितनी पतली है दोनों की थिकनेस सब कुछ एक है, लेकिन रिम कितनी बड़ी है। तो ये जो कॉनकेव है इसमें थिक है रिम पर, और इसके 3 टाइप्स हैं, इसके भी 3 टाइप्स हैं। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा हो और ऐसा हो, दोनों ही सरफेस बल्ज्ड आउट हैं, स्फेरिकल एंड बल्ज्ड आउट हैं, तो इधर भी कॉन्वेक्स। इफ बोथ द सरफेस, बोथ द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर बल्ज्ड आउट, तो उसको कहेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसको कहेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस। बोथ द सरफेसेस आर बल्ज्ड आउट, और एक सरफेस प्लेन हो और एक ऐसी हो, तो उसको कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हम साइड व्यू दिखा रहे हैं, अदरवाइज ये सर्कुलर है, तो हम तो ऐसे दिखा रहे हैं आपको इस तरीके से। तो इस तरीके से जो दिखा रहे हैं वो यहाँ पे बनाते जा रहे हैं। एक सरफेस इसकी प्लेन होगी और एक तरफ इसकी वैसी होगी। और अगर ऐसा हो कि थिकर तो हो बीच में, लेकिन एक सरफेस कॉन्वेक्स हो, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, तो इसको कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, या इसे लिख सकते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ईद के चांद की तरह कॉन्वेक्स मेनिस्कस। यहां देखें कि इसमें ऐसा हो सकता है कि पहली भी बल्ज्ड इन और दूसरी भी बल्ज्ड इन, तो ये बल्ज्ड इन है, तो इसको कहा जाएगा डबल कॉनकेव लेंस। ऐसा भी हो सकता है कि एक सरफेस प्लेन है और दूसरी ऐसी हो, तो उसको कहेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि कॉनकेव तो हो ये जैसे, लेकिन फिर भी इसकी एक सरफेस कॉन्वेक्स हो और एक कॉनकेव हो, तो तब भी रिम बड़ी है और बीच में पतला है, तो इसलिए कॉन्वेक्सो कॉनकेव। लास्ट में कॉनकेव वर्ड आएगा क्योंकि कॉनकेव इसका टाइप है। इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इसको कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस या फिर कॉनकेव मेनिस्कस। सो इस तरीके से, सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लेंसेज जो हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि
इमेज फॉर्मेशन इससे किस तरीके से होगा, दैट वी विल सी. सो इमेज फॉर्मेशन थ्रू convex lens. The lens whose either one or both the surface, ये कहा जा सकता है कि which is bulged out या curved out surface हो तो उसे convex कहा जा सकता है, जिसकी curved in हो उसे concave कहा जा सकता है. सबसे अच्छा ये है रिम के आधार पर कहो कि thicker at center थिनर एट रिम तो कॉन्वेक्स हो गया, बीच में मोटा किनारों पर पतला और बीच में पतला किनारों पर मोटा तो कॉनकेव. इस तरीके से हम कह सकते हैं. नाउ इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस से हम देखेंगे इमेज कैसी बनती है. नाउ इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस हम एक लेते हैं और देखते हैं कि उसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है. नाउ वी हैव टेकन a convex lens. This is convex lens, and let us see how the image formation takes place in it. तो इसकी एक सेंट्रल एक्सिस है जो इसके सेंटर से होके जाती है. जैसे पोल में एक सेंटर होता है वैसे ही इसके सेंटर में भी एक ऑप्टिकल सेंटर होता है. ये ऑप्टिकल सेंटर है. तो ये चीज, ये जो सेंटर है दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, इसे O से जाना जाता है. और ये जो सरफेस है अगर इसको बड़ा कर दिया जाए तो ये सरफेस अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो इस इधर बड़ा होगा और ये करूं तो ये इधर किसी न किसी स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है. ये चीज इधर वाले स्फीयर का पार्ट है और ये चीज इधर वाले स्फीयर का पार्ट है. तो जरूर इनके सेंटर भी होते होंगे. तो उनके जो सेंटर हैं ये फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाली फर्स्ट है और जो दूसरी तरफ है वो सेकंड है. जिसमें पहला रिफ्लेक्शन होता है वो फर्स्ट है और जिसमें दूसरा रिफ्लेक्शन होता है वो सेकंड है. तो फर्स्ट वाले का सेंटर उधर पाया जाएगा क्योंकि इसका कर्वेचर ऐसा है. पूरा कर्वेचर एक गोला बना दो तो यहाँ पे कहीं इसका जो भी होगा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर पाया जाएगा. इसे R1 कहा जा सकता है क्योंकि फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लिखिए फर्स्ट, तो फर्स्ट का देखेंगे तो ऐसा पाया जाएगा. और जो सेकंड है, सेकंड का अगर लिया जाए तो उसका स्फीयर का सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पाया जाएगा, दैट इज R2. तो आप ये अजीब बात है, R2 इधर है क्योंकि सेकंड का सेंटर इधर है और फर्स्ट का सेंटर इधर है. अच्छा, ये हो सकता है ये ज्यादा स्फेरिकल हो, ये कम हो, ऐसा भी होता है. जो हम लोग आई ग्लास जो भी स्पेक्स पहनते हैं तो उसमें ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. जो भी हो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं. तो मैं करीब इस तरीके से बता रहा हूँ. हो सकता है कि ये इतनी बल्ज्ड हो और ये थोड़ी सी हो, ऐसा भी हो सकता है. तो इसकी जो सरफेस होगी वो, इसका ऑप्टिकल सेंटर ले लीजिए सबसे पहले. तो ऑप्टिकल सेंटर ले लिया. इसका जो सेंटर है वो होगा ये, दैट इज R1 क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस है. और ये लोगे तो ये बहुत बड़ा बनेगा ऐसे, तो ये ऐसे बनेगा. तो यहां पर हो जाएगी R2. क्यों? क्योंकि ये सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो सेकंड का सेंटर ये हो गया R1 R2. R1 R2 दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिक सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है. सो द लाइन पासिंग थ्रू रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. आप इसे लिख लें C1 एंड C2 क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनके जो रेडियस होंगे
सेंटर से वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे. सो दिस इज C2, दिस इज C1. सो लाइन पासिंग फ्रॉम C1 C2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर is called principal axis. These are the refracting surface. किसी भी लेंस की ये दोनों क्या हो गई? रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गई. तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग है, जहां पहला रिफ्रैक्शन हुआ, और जहां सेकंड. तो अब हमारे पास एक ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये जो दोनों हैं दीज आर C1 एंड C2. अब इसका ऑप्टिकल सेंटर से जो रेडियस लोगे तो वो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. अभी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा मिरर में था वैसा ही यहां पर भी है. नाउ वी विल टेक सम लाइंस पैरेलल टू इट. तो हम इसमें से कुछ लाइंस लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो. तो ये देखो, ये ले लिया और यहां पर भी ले लिया. एक रे यहां ले ली, सो ये रेज इंफिनिटी से आ रही हैं तो ये पैरेलल हैं, और एक रे यहां ले ली. अब जरा देखिए, तो ये रे आ रही हैं तो हम इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं. अब सरफेस पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होना चाहिए. बस इस तरीके से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए. सो एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री. तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. तो रे सीधी न जाकर, चूंकि ग्लास में जा रही तो अंदर दबेगी, तो इसको थोड़ा सा अंदर आप दबा दीजिए. इट विल नॉट गो स्ट्रेट, इट विल गेट कंप्रेस्ड. तो कंप्रेस कर दी, सीधी नहीं गई है. आप देखो थोड़ा सा अंदर दबी है. सीधी जाती तो इसकी डायरेक्शन कुछ और होती. ये सीधी नहीं गई है, अंदर दब गई. ऐसे यहां पर भी एक नॉर्मल लें. नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री. तो पहले आप 90 डिग्री लो. नॉर्मल तो ड्रॉ करते हैं ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में. तो दिस इज I. तो ये जो नॉर्मल से एंगल बन रहा है वो I है, और जो ये इधर बन रहा है वो R है. ऐसे यहां भी नॉर्मल ड्रॉ करें. सो एक नॉर्मल आप ड्रॉ कर लें हर पॉइंट पे. वो 90 डिग्री लगना चाहिए उस सरफेस पे. सबसे बड़ी बात है उसे 90 लगना चाहिए. ये 90 लग रहा है आपको, तो नॉर्मल है. नॉर्मल से रिफ्लेक्शन का पता चलता है. तो अब इस ये रे सीधा जाना चाहती थी. सीधा जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगी. ये चूंकि ग्लास में जा रही है तो अंदर दब जाएगी. तो ये यहाँ से अंदर दब गई और यहाँ तक दबते हुए आ गई. फर्स्ट इसका रिफ्लेक्शन हो गया. इसी तरह से दूसरे वाले का दब अंदर दब गई टूवर्ड्स नॉर्मल. व्हेन इट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट मूव्स टूवर्ड्स नॉर्मल. ये लॉ ऑफ, मतलब एक तरीके का रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल ही है. अच्छा, इसको आप एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मान सकते हो. तो ग्लास स्लैब में जो परपेंडिकुलर गिरती है वो सीधी चली जाती है. तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो परपेंडिकुलर गई तो वो सीधी. ऑब्लिकली जाएगी तो ही होगी, तो ये सीधी निकल जाएगी. अब देखिए, तो ये रेस सीधी चली गई. नेक्स्ट इज यहाँ आए, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करें, ऊपर में भी. सो ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. नॉर्मल का मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री है टू द सरफेस. इसे जाना चाहिए सीधा, बट ये सीधी नहीं जाएगी क्योंकि ग्लास में जा रही है. सो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. तो ये अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी इसको ये. सो इट हैज बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. सीधी नहीं गई, अंदर दब गई. यहां पर भी एक इसी तरीके से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें. तो परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ कर दिया, और रे को सीधा जाना चाहिए था. सो
ये सीधा ऐसे जाना चाहिए, यहां न जा करके रे किधर जाएगी, कुछ एंगल पे दब जाएगी, तो इसे भी आप दबा दें, क्योंकि जब रेयर से डेंसर में जाती है तो सभी को पता है कि रे दब जाती है। तो सब ने वही काम किया है, रे रेयर से यानी एयर से ग्लास में आ रही है तो दबा दिया, अब ग्लास से फिर एयर में आ रही है तो अब इसे खोलना पड़ेगा। तो इसमें सब में सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर जहां पे सरफेस है वहां बिल्कुल एग्जैक्टली 90 लगना चाहिए। ये एंगल कितना लगना चाहिए, 90 डिग्री। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, हर पॉइंट पे डालिए परपेंडिकुलर। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वहां 90 होना चाहिए। तो ये 90 हमने बना लिया। ऐसे ही अब जब ये बना लिया तो ये रे किधर जानी चाहिए, ये रे अब जा रही थी तो ऐसे चली जाती, वैसा लेकिन करेगी नहीं, क्योंकि अब ये एयर में जा रही है। तो एयर में जब आ रही है तो ये क्या करेगी, ये अवे हो जाएगी, नॉर्मल से अवे। तो जब भी ग्लास से एयर में जाएगी देन इट विल बिकम अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हो गई अवे। देख लो, ये रे ऐसे गई फिर ऐसे गई, लेकिन नॉर्मल है, तो नॉर्मल से इसका ये एंगल और इसका एंगल ये। तो आप देख लें नॉर्मल से इसका एंगल बढ़ गया कि नहीं। तो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल में कितना फर्क है, इमर्जेंट एंगल कितना ज़्यादा है नॉर्मल से, और इंसिडेंट एंगल कितना है, थोड़ा। और यही नॉर्मल है, नॉर्मल से ये कितना ज़्यादा है। तो इससे ये एंगल और ये एंगल बढ़ गया, अवे हो गई, अपने रास्ते से दूर हट गई, नॉर्मल से दूर हट गई। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा कि ये रे नॉर्मल से दूर हट जाएगी, जो भी इसका रास्ता है वो उस रास्ते पे न जाकर, रास्ता तो इसका ये है, इसे अब ऐसे जाना चाहिए था, जाएगी नहीं, ये उससे दूर हट जाएगी और दूर हटकर किसी पॉइंट पर चली जाएगी। ऐसे ही इस पॉइंट पर भी हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, दिस इज 90 डिग्री, ये नॉर्मल है। अच्छा, इस रे को कहाँ जाना चाहिए था अगर जा रही थी, अब ग्लास से एयर में आ रही है तो सीधा चले जाना चाहिए था, बट ऐसा करेगी नहीं, तो ये दूर हट जाएगी, तो और कहीं और चली जाएगी। ये देखो, सो इट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये देखो, यहाँ से ऐसे गई, फिर ये नॉर्मल से हट गई, अपने रास्ते न जाके हट गई, ये अपने रास्ते न जाके नॉर्मल की ओर दब गई, ये अपने रास्ते न जाके नॉर्मल से हट गई, तो ये इधर आ गई। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हम 90 डिग्री बनाएं तो रे को किधर जाना चाहिए था, रे को ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट होगा नहीं, वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, क्योंकि रेयरर मीडियम में जा रही है, तो यहाँ से ये दूर हट गई। सो ये ऐसे हो गई। नाउ सो ग्रुप ऑफ रेज विच वर, जो यहाँ ग्रुप ऑफ रेज हैं, विच वर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के ही तहत अपने हिसाब से बेंड की एंड दे गेट फोकस्ड एट ए पॉइंट। तो इस चीज को फोकस कहते हैं। सो दिस इज प्रिंसिपल फोकस एफ। सो दिस इज नाउ कॉल्ड फोकस। नाउ अब देखिए, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, इसकी डेफिनेशन लिखा देंगे, फोकस, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। OC1 is called center of curvature of first refracting surface and OC2 center of curvature, ये
OC2 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इसकी बात मानो तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। और यहां से यहां तक क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। सो व्हेन रेस फॉल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन कॉन्वेक्स लेंस, देन दे गेट फोकस्ड एट ए पॉइंट, it is called principal focus. When rays falls parallel to principal axis, तो सबसे पहले the center whose the refracting surface are part, the center of sphere, so the center of spheres whose refracting surfaces are part, जिसका कि वो हिस्सा हैं, are called center of curvature। उसको C1 and C2 से डिनोट करेंगे। The geometric center of lens is called optical center. The center of lens is called, जो उसके सेंटर में होगा, ऑप्टिकल सेंटर, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसकी खासियत क्या है, इफ एनी रे passes through optical center, वहां पोल कहते थे, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, उसके बीच में भी हो सकता है, लेंस के बीच में, बाहर नहीं होगा, अंदर होगा। इफ लाइट passes through optical center obliquely or normally, it passes undeviated. If light passes lateral displacement होगा, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत थिन लेंस है। If light passes through lens, ठीक है, वाया ऑप्टिकल सेंटर, इट पासेस अनडेविएटेड, कोई बेंडिंग नहीं होगी, अनडेविएटेड पास हो जाएगा। तो ये इसकी बात है, थ्रू, ठीक है, चाहे आइदर इट फॉल्स नॉर्मली और ऑब्लिकली, चाहे वो टेढ़ा आए, अगर इससे ऐसे भी रे आएगी तो भी वो बिना बेंड हुए निकल जाएगी, इसकी ये खास बात है। ऑब्लिकली भी आए तो भी इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, यहाँ देख लो, कुछ डेविएशन नहीं ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। आइदर फॉल्स नॉर्मली परपेंडिकुलर गिरे इस पे, या ऑब्लिकली। और ऑब्लिकली, चाहे जैसे गिरे वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी विदाउट बेंडिंग। सो द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, उनसे पास होने वाली जो लाइन है उसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन passing through centers of curvature and optical center is called प्रिंसिपल एक्सिस, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब देखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो जैसे ये था हमारे पास
सो यहाँ पर अगर पहले वाले को स्फीयर बनाओ दूसरे वाले को स्फीयर बनाओ तो इट इज R2 और दिस इज R1 ऐसे है, क्योंकि फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये दूसरी है C1 एंड C2, ये फिर हमने गलत लिख दिया C1 एंड C2. सो दिस इज C1 C2 एंड C1. अब देखो तो इनकी ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उसको कहेंगे द डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. वो अलग अलग होगी क्योंकि दोनों सरफेसेस अलग अलग हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, ये ज़्यादा वैसी हो सकती है कम वैसी हो सकती है. द डिस्टेंसेस, हम लोग जो स्पेक्स पहनते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है. द डिस्टेंस from optical center to centers of curvature is called radius of curvature. Radius of curvature, उसे radius of curvature कहेंगे. जैसे यहाँ से ये डिस्टेंस R2 हो गई, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये R1 हो गई, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसका फोकल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है. रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जो कि फोकल लेंस बनाता है. जैसे मान लीजिए कि इसकी कोई एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो अगर मान आप लेंस को इन्वर्ट कर दें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे रखो या वैसे रखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. रेज जितने डिस्टेंस पे फोकस हो रही हैं, तो यहाँ से एक रे आई और एक यहाँ से रे आई, तो जनरली हम लोग उस इफेक्ट को नहीं दिखाते हैं जो सरफेस पर होता है. 20 तक रे ले जाते हैं, बुक ऐसे ही दिखाती सिंप्लिसिटी के लिए, और फिर उसके बाद सिंपली इसको फोकस कर देती है. तो मान लीजिए यहाँ फोकस हो गई, तो ये प्रिंसिपल फोकस हुआ. दिस इज प्रिंसिपल फोकस. इसका R से कोई लेना देना नहीं, C1 से भी कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है. सो वो जो भी फार्मूला होता है वो हम लोग बाद में देख लेंगे कि जो भी फोकल लेंथ का फार्मूला होता है वो n-1 और 1/R2-R1, ये ऐसे होता है. R2-R1 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. तो इसलिए ये सिंपल चीज नहीं है कि R1 और कि R1 का हाफ ये हो गया, ये इनका सम्मिलित प्रभाव है. तो इसलिए F की जो डबल डिस्टेंस होगी उसे 2F2 कहेंगे. उसका C से भी कुछ लेना देना नहीं, उसका R से भी नहीं. यहाँ पर R का कोई मतलब ही नहीं है लेंस में. जो F की डिस्टेंस है उसकी डबल डिस्टेंस को 2F कह दो बस. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है. तो यहाँ पर ये F1 है, ये जो दूसरी तरफ है वो F2 है, और जो इस साइड की ओर है वो F1 है. तो ये F2 और 2F2. उतना ही यहाँ पे ले लो डिस्टेंस पीछे. अगर मान लो लाइट वहाँ से आती तो इधर की ओर फोकस हो जाती, और इसकी डबल डिस्टेंस ले लो तो वो 2F1. तो यहाँ F2 और 2F2 और F1 और 2F1 कहा जाता है. बट लाइट तो लेफ्ट से आ रही है, तो जहां पर ये एक्चुअली फोकस हो रही है वो प्रिंसिपल फोकस है, और उसी डिस्टेंस पर दूसरी तरफ जो लिया गया फोकस है वो सेकेंडरी फोकस है. और उसकी जो डबल डिस्टेंस उसको कुछ कहते नहीं है, बस 2F2 लिखते हैं. अब देखिए मेरा कहने का मतलब है इफ द लेंस इज इन्वर्टेड, यदि लेंस को पलट दिया जाए उसी लेंस को, then also it will get focused at the same point. इसको पलट देने पर भी लेंस का जो भी फोकल डिस्टेंस है वो नहीं बदलता है, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है. इसलिए चाहे ऐसे रखो, इसलिए कोई सरफेस या फेस नहीं होता कि हमें ऐसे रखना चाहिए या वैसे. दोनों तरफ अलट या पलट करके रखो तो भी लेंस वही इफेक्ट देगा. जैसे ये देखिए, कुछ लोग लेंस ऐसे रखेंगे और कुछ लोग पलट के ऐसे रखेंगे. तो ऐसे रखो, ऐसे रखो, रे को जहां फोकस होना है वहीं फोकस होगी.
तो उससे कभी फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी कर्व सरफेस क्या है और किस तरीके से होना है। तो ये लेंस है। अब लेंस पर हमने लाइट डाल दी, तो ये लाइट डालने पर ये कहीं इसे फोकस कर रहा है। सो वी हैव सीन दैट समवेयर इट इज गेटिंग फोकस्ड। अब अगर आप चाहें इसको पलट के रख दें, कहें हम तो पलट के रखेंगे तो रख दो, उससे फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द फोकल लेंथ डज नॉट गेट डिस्टर्ब। तो वो वहीं है, उतनी ही डिस्टेंस है फोकल लेंथ की ऑप्टिक सेंटर से यहाँ तक की, चाहे कोई भी हो। ये रख लो। तो इसका तो अभी हम आपको बताएंगे ये फोकल लेंथ है, क्योंकि यहाँ पर लाइट आपको लग रहा है कि जैसे यहाँ से निकलती हुई लग रही है, तो ये है इसका फोकस। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम हियर, तो ये चीज़ हो गई। सो ये चीज़ यहाँ पर इसकी फोकस है, जैसे आप देख भी रहे हैं, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम हियर। तो ये चीज़ हो गई, लेकिन पलटने से भी कोई फर्क नहीं है। हमने कहा आप कहोगे अच्छा पलट के रखी है, तो लीजिए पलट के रख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये बात बताई आपको कि it does not make any effect whether the lens is faced either on its side। तो और एक काम और है, आपकी बुक में वैसे तो बीच में तो चीज़ नहीं बेंड होगी, लेकिन बुक सिंप्लिसिटी के लिए बीच से बेंड करती है और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाती है। इसका ये मतलब मत सोचिएगा बीच में अचानक जादू हो जाता है और रे बेंड होती होगी, होता सरफेस सही है, उसका हमने इलाबोरेट एक्सप्लेनेशन आपको पीछे करके दिखा दिया है। सो तो भी जो इसकी फोकल लेंथ होगी ये f2 ये होगी और ये 2f2 होगी, और इतने डिस्टेंस पर पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर f1 होगी और 2f1 होगी। जहां पर रे एक्चुअली फोकस हो रही है उसको प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, और उसी के उतने ही डिस्टेंस को इधर पर सेकेंडरी फोकस कहेंगे। ये चीज है। सो प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंडरी फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, उसे एफ कहेंगे। एक बात अभी मैं आपको और बताऊंगा, जैसे मैंने कॉनकेव में बताई है वैसे कॉन्वेक्स में बताई है, वैसे कॉनकेव में भी बताऊंगा कि किस तरीके से इमेज ये जो रेज आती हैं वो कैसे जाती हैं। फिर भी अभी बताने से पहले आप देख लें कि ये जैसे रे आई, बीच में तो नहीं बेंड होगी, बट मैं बुक का ही डायग्राम बना रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये ऐसे चली जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, जस्ट उसका रिवर्स इफेक्ट देगी। तो ये दोनों देखने वाले को लगेगा कि यहाँ कहीं से दिस इज द पॉइंट विच इज इन एक्शन, देखना वाला तो यही सोचेगा यहीं से रे आ रही हैं, तो द रेस कमिंग पैरेलल टू इट। C1 एंड C2 आपको हमने बता दिया क्योंकि वो उसके डेफिनेशन पार्ट है, वो कहीं पिक्चर में नहीं है। ऐसे सब में C1 C2 होगा। मान लो इधर भी आप करो तो यहाँ भी तो C1 और C2 क्रिएट हो जाएगा, बना लीजिए, बट उसका कोई मतलब नहीं, वो इस फार्मूले के लिए है। वो लेंस मेकर जो होते हैं चश्मा बनाने वाले, उनके लिए काम का है। जब हम कभी चश्मा बनाने वाले की नौकरी करेंगे तब फिर हमारे लिए फार्मूला महत्वपूर्ण होगा, और वैसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर F1 इस साइड F1 माना जाएगा रिफ्रैक्टिंग साइड, और इसका जो डबल डिस्टेंस है वो 2F1। अच्छा, इधर का जो फोकस है वो F2, वो अभी एक्शन में नहीं है, यहाँ F2 एक्शन में था, यहाँ F2 एक्शन में ही नहीं है, और उसकी डबल डिस्टेंस 2F2। तो यहाँ F1 हो गया प्रिंसिपल फोकस। द रेज विच अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। द पॉइंट एट विच रे एक्चुअली कन्वर्ज, जहाँ पर किरणें वास्तव में संकुचित होती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उसका प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है या प्राथमिक फोकस कहा जाता है, और ये द्वितीयक फोकस है, दैट इज सेकेंडरी फोकस। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस हुआ। तो प्रिंसिपल फोकस, और ये लेंस हुआ कॉनकेव लेंस, बीच में केव बन रही है तो कॉनकेव लेंस।
एंड दिस इज सेकेंडरी फोकस। अच्छा, इसमें भी वही प्रॉपर्टी है कि लेंस पलट के भी रख दिया जाए तो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द फेस ऑफ लेंस does not make any difference on its focal length. So the lens is faced on either side of the object does not make any effect on its focal length उसकी फोकल लेंथ पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे लेंस को कैसे भी रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इससे एक ट्यूबलाइट की इमेज बना रहे हैं, तो ट्यूबलाइट की इमेज बन रही है और ये लेंस है, तो लेंस से जब ट्यूबलाइट की इमेज हम बनाएंगे तो यहाँ पर ये बन रही है। एक बार और देखें। सो इसमें ये हमने ट्यूबलाइट की इमेज यहाँ पर एक बना ली, तो आपको ये लेंस भी दिख रहा है और लेंस से आप क्लियरली देख सकते हैं ट्यूबलाइट की इमेज। सो मेनली आप ट्यूबलाइट की इमेज देखें, तो इट इज़ द इमेज फॉर्म्ड। अब इसको मैं पलट लूँ तो पलटने से भी उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ट्यूबलाइट की वैसी ही इमेज आएगी। सो इन दिस वे द ऑन पेपर हमने ट्यूबलाइट की इमेज ली है, सो दिस इज मेकिंग नॉट एनी डिफरेंस, तो वो वैसी ही आ रही है चाहे किसी भी तरफ से ली जाए। तो लेंस को अगर आप उसका फेस कुछ भी करते हैं तो उससे डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट वी हैव सीन। अब देखें, द डिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ द रिम is called aperture of lens। ये हो गया aperture, यहां से यहां तक। the distance between opposite points on rim of spherical lens is called aperture of lens। उसको aperture of lens कहेंगे। Now what is focal principal focus बहुत important है। What is principal focus? When rays falls parallel to principal axis on lens, then either it actually converge at a point, either it actually converge at a point। ऐसा कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस के लिए होगा। और appear to diverge from a point, appear to diverge from a point। दैट पॉइंट, उस पॉइंट को क्या कहेंगे?
is called principal focus. That is called principal focus. जहां पर या तो वो एक्चुअली कन्वर्ज हो, ऐसा कॉन्वेक्स में होगा, या अपियर टू डाइवर्ज हो। ऊपर देख लो, एक्चुअली कन्वर्ज ये प्रिंसिपल फोकस, अपियर टू डाइवर्ज ये प्रिंसिपल फोकस। द डिस्टेंस ऑन अदर साइड ऑफ लेंस एट फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर इज called secondary focus, या the point on other side of lens at same distance is called secondary focus. तो ये हो गया principal focus. The distance from optical center to principal focus is called focal length. और in case of convex lens F2 is the principal focus, क्योंकि F2 यहाँ principal focus है, which lies on right hand side of lens. In case of convex lens, F2 is the principal focus. F2 is the principal focus. Which lies on right side of optical center. In case of concave lens, F1 is principal focus. Which lies on left of optical center. The point at same distance on other side of lens and at same distance from optical center is called secondary focus. The point at same distance on other side of lens, जो कि इनएक्टिव होता है, अदर साइड ऑफ लेंस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, जो डिस्टेंस ली जाए, डिस्टेंस टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड सेकेंडरी फोकस. सेकेंडरी फोकस इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस. उसका रे डायग्राम में कोई महत्व नहीं होता. फोकस. सो फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड principal focus is called focal length. Focal length. तो OF1 या OF2 होगा, जैसा जिसका केस हो वैसी वो डिस्टेंस ली जाएगी. सो ये हो गया. OF लिख लें आप, फोकल लेंथ, एंड दैट इज इक्वल्स टू F. इसे F से डिनोट किया जाएगा. अब देखिए कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसके इधर और इधर F1 और 2F1 है. 2F1 उसकी डबल डिस्टेंस है.
और यहाँ F2 और 2F2 है, ये प्रिंसिपल फोकस है। दिस इज सेकेंडरी फोकस। ये डिस्टेंस अपर्चर हो गई AB, अगर ये डिस्टेंस ली जाए, AB भी ऑप्टिक सेंटर से पास होगी, तो ये डिस्टेंस अपर्चर हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और ये डिस्टेंस, ये F हुई फोकल लेंथ, जो कि न्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर इसको ओरिजिन ही मान लिया जाए तो यहाँ F पॉजिटिव है क्योंकि राइट में पड़ रही है। अच्छा, अब ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दो। ऐसे ही अगर मैं कॉनकेव लेंस ले लूं तो इसकी, ये इसका मुख्य अक्ष है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी F1 और 2F1 होगा और दिस इज F2 एंड 2F2 होगा, तो इतनी ही डिस्टेंस पे होगा F2 एंड 2F2। ये ऑप्टिक सेंटर हो गया। ऑप्टिक सेंटर से जो पास होने वाली लाइन है वो उसका एपर्चर हो गई, दैट इज AB, इसका एपर्चर या ओपनिंग हो गया, इसे ओपनिंग ऑफ लेंस भी कहते हैं। ये अगर पैरेलल ले आएगी तो यहीं से लगेगा कि बाहर जा रही है, तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। और ये सेकेंडरी फोकस हो गया। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, जैसे इसकी ये है वैसे ये हो गई। F1 की इससे डिस्टेंस F हुई ऑप्टिक सेंटर से, जो कि निगेटिव है, तो यहाँ पर F क्या है, F इज निगेटिव, तो क्योंकि वो लेफ्ट में पड़ रही है, वो राइट में पड़ रही है। तो इस तरीके से हम इन दोनों लेंसेज के सभी चीज़ों के नाम देखते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस फॉर ए कॉनकेव मिरर। सो इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, मान लीजिए ये है कॉनकेव मिरर हमने बना दिया। अब इसके लिए इमेज फॉर्मेशन देखें, समझें कि ऐसा क्यों होता है। ये तो हमने बता दिया आपको, लेकिन होता क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए। ऐसा क्या हो जाता है कि ऐसे रेज हो जाती हैं। सो लेट अस सी, सेंटर में हमने इसके एक प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, ये तो बीच में तो ये माना जा सकता है कि भाई ऐसे रे आई तो बीच का पोर्शन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो सीधे निकलेगी। इस बार मैं 2 ही रेज ले रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए हैं, तो 2 रेज में बात बन जाएगी। 5 भी ली जा सकती है, 2 भी काफ़ी है समझाने के लिए। सो हमने यहाँ पर इसके पैरेलल में 2 रेज ले ली और नाउ वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बिल्कुल सरफेस को देखते हुए, इस सरफेस पे आपकी नज़र हो और 90 डिग्री बनाएं। रे जा रही थी डेंसर मीडियम में, तो नॉर्मल की ओर दबेगी कि नॉर्मल से दूर खुलेगी, ये आपको बताना है। तो ये जाने वाली रे बाहर दब जाएगी। क्यों दब जाएगी, ग्लास में जा रही है एयर से तो दबेगी, तो इसलिए ये ऐसे चली गई। यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनाएं जो 90 डिग्री हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 90 लग भी रहा है कि नहीं, इसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। फिर 90 डिग्री यहाँ भी बना दें। ये 90 बना दिया। रे कैसी जा रही थी, ऐसी, तो
सीधी नहीं जाएगी अब, क्योंकि अगर डेंसर मीडियम में जाती तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती। ऐसा हमने कई बार देखा है पीछे, ग्लास स्लैब में तो देखा ही है। तो ये ऐसे चली गई। अब इन दोनों सरफेस पर भी नॉर्मल की ओर दब गई क्योंकि ग्लास में जा रही थी। इन दोनों सरफेस पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाए। सो 90 डिग्री का एंगल बना दिया, और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बना दें। सो वी हैव ड्रॉन ए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये बना दिया। तो अब ये जो रे जा रही है तो ये अपने रास्ते न जाकर खुल जाएगी, तो ये ऐसे चली गई। ये ऐसे चली गई। जाना इसे ऐसे था, जाने का इसका ये रास्ता था, बट वो गई ही नहीं क्योंकि वो तो एयर में जा रही थी, तो हट गई, दूर हट गई। क्योंकि रेयर में जाने पे नॉर्मल से अवे हो जाती है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ये रे अपने रास्ते से नीचे भी हट गई। यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया है, तो अब ये हट गई है, तो देखने वाले को लगेगा कि यहाँ से कहीं से आ रही है। पॉइंट पहले से ले लेने से अच्छा है, तो रे फिर आपको मिटानी नहीं पड़ेगी। तो फिर ये भी देखने वाले को लगेगा कि यहाँ से आ रही है। तो आपने देखा कि रे ऐसे जा रही थी तो बाहर चली गई, रे बाहर गई, और देखने वाले को लगेगा यहाँ भी देखिए, ये रे ऐसे जाना चाहती थी तो वो अपने रास्ते नहीं गई, उससे दूर हट गई। तो पैरेलल वाली अवे हो गई। ऐसा 2 पॉइंट्स पे हुआ है। बट हम जब भी इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाते हैं तो हम 2 सरफेस पर रिफ्लेक्शन नहीं दिखाते, क्योंकि उतना डिटेल डायग्राम हमें जानना तो चाहिए क्यों हुआ है। तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। जो F1 है वही इसका प्रिंसिपल फोकस है, क्योंकि वहीं से अपीयर टू डाइवर्ज हो रही है। सो इट इज प्रिंसिपल फोकस। और इसकी जो डबल डिस्टेंस होगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, जस्ट इसी की डबल ले लो तो 2F1 होगी, उसका कोई नाम नहीं है। ये ऑप्टिक सेंटर है, ये रे तो सीधी चली गई, तो ये रे ऐसे चली गई। उतने ही डिस्टेंस पर F2 है, वो सेकेंडरी फोकस है, और उसकी डबल ले ली तो 2F2। इसमें F1 प्रिंसिपल फोकस है, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो F होगी। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप डायग्राम बनाएं, ये तो डिटेल्ड वर्जन है, व्हाई द रिफ्लेक्शन एंड हाउ इट गेट कन्वर्ज एट ए पॉइंट और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। हाउएवर, as suggested in book, while making diagram you should draw a line in between for simplicity। वहाँ होता कुछ नहीं कि अचानक बेंड हो जाए, उसको ऐसा क्या हो जाएगा कि अचानक मीडियम के बीच में थोड़ी ना बेंड हो जाएगी, लेकिन दिखाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि कोई भी रे लेंगे, जब रे डायग्राम बनाएंगे तो ये, अब बहुत सारी रेज मान लीजिए इसमें आ रही हैं, मार्जिनल भी आ रही हैं और पार एक्सियल भी आ रही हैं। तो ये पार एक्सियल, ये मार्जिनल है। जो दूर होती है वो मार्जिनल है, और जो पास है वो पार एक्सियल है। ये तो ये सारी की सारी रे किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे। उस पॉइंट को फोकस कहेंगे, या मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस कह देंगे। तो ये सारी की सारी रे ऐसे आएंगी। आप बीच से ही दिखाएं, बुक में भी ऐसा दिखाया गया है। बल्कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो उसके बॉर्डर्स होंगे इंटरफेस, लेकिन बुक एक सिंपल डायग्राम दिखाती है, तो वो हम भी वैसा दिखाएंगे, बीच से ही दिखा दें, सिंप्लिसिटी के। बीच में ऐसा कुछ थोड़ी ना होगा ग्लास के बीच में कि अचानक मुड़ जाए, बट इट इज फॉर सिंप्लिसिटी। तो ये इस तरीके से आप दिखा दें, और इसको लिख लें
ये F2, और भी जो डिस्टेंस लिखना हो वो 2F2, ये तो हमेशा दिखाना ही है जब रे डायग्राम दिखाना है। इतनी डिस्टेंस पर इसके यहाँ लिख लें F1 और यहाँ पर 2F1, ये आपको लिखना होगा। अच्छा, एक और बात बता दें कि अगर आप कॉनकेव में दिखा रहे हैं तो तब कैसे दिखाएंगे? तब भी ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन ले लेंगे, वहीं से ही सारे रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। ये तो मैंने प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ कर लिया, और इसके बीच में एक लाइन लो जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हो, और इसमें कई सारी आप एक मार्जिनल, ये पार एक्सियल और एक मार्जिनल ले लें, ये ऐसे ले लें और एक ऐसे ले लें। लेकिन फिर हमने आपको बताया कि अगर अच्छा फिगर चाहिए तो पहले से ही यहाँ F1 अलॉट कर लो। इधर सब F1 है, उधर F2 है, इधर दोनों ही केसेस में F1 इधर F2 उधर, तो इसमें कोई ऐसा याद रखने वाली बात नहीं है। और यहीं से सारी रे निकालो। जहाँ रे नहीं है यहाँ तो आएगी नहीं उल्टा लौट के, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए यहाँ डॉटेड मिलाओ कि देखने वाले को लगे कि कहीं पीछे से आ रही है। गई ऐसे है तो लेंस से कभी रे रिफ्लेक्ट मत कर देना, लेंस से रे गुजरती ही है। तो ये इधर भी, तो यहाँ से चली जाएगी और देखने वाले को लगेगा यहाँ पीछे से आ रही है, और ये भी ऐसे ही हो जाएगी। तो ये पीछे से आएगी। जहाँ तक रही बात, आप कहेंगे कि यहाँ पे बीच में इधर कैसी सरफेस, ये कैसे है, तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ, वो चीज़ कोई इशू नहीं है। तो दैट कैन बी ये। अब देखिए, इसको थोड़ा बड़ा किया जा सकता है इस सरफेस को, जिससे कि यहाँ तक कर लो अपना लेंस, तो आपकी सारी रेस ये यहाँ तक बढ़ा लो और ये भी बढ़ा लो। तो अब ये थोड़ी सी वैसी हो गई है, बाकी आप ठीक कर सकते हैं। बाकी आप ठीक कर लेना ऐसे। तो ये जाने वाली रेज हैं। इट अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, सो इट अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, ऐसे चली गई, ऐसे आ रही थी। सो जहां से अपियर टू डाइवर्ज हुई है वो प्रिंसिपल फोकस है। तो देखने वाले को लगेगा यहीं कहीं से आ रही है। अगर यहाँ आइज बना दी जाए तो लगेगा यहाँ से आ रही है। तो इसलिए इसमें जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बन जाएगी। अब जरा देखो, F1 लिया है तो 2F1 भी लो, फिर O भी लो, फिर F2 भी लो, और फिर 2F2 भी लो। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी होंगी किसी में भी। तो ये ऐसे दिखाया गया है। तो दिस इज द मिडिल लाइन, जहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन दिखाना है। बुक में भी यही किया गया है, सेंटर से सब रेस की गई, तो हम भी वही कर रहे हैं।